नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे हैं अभ्यास और मैं हूँ विनीता। ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज और अभ्यास में हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट है और विषय है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश है जो कि एक भूवैज्ञानिक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन के। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम। धन्यवाद। और मैं भी आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने पर खुश हूँ। जी, तो ये दरअसल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे बैठते हैं उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी होती है, तो इसमें हम थोड़ी सी उनकी सहायता कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसा विषय लेकर बैठे हैं जो न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की, उसके अलावा भी हम सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा और हम निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीख सकेंगे। और कार्यक्रम का आगाज जैसा कि हम हर एपिसोड में करते हैं, आज भी एक्सप्लेनर सेगमेंट से होगा। जलवायु परिवर्तन धरती के तापमान और मौसम के स्वरूप में आने वाला लंबे समय का बदलाव है। ये परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में बदलाव के कारण, लेकिन 19वीं सदी से मनुष्य की गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण रही हैं। मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलाने से जलवायु में बदलाव आया है। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह लिपटता जाता है और सूर्य के ताप को अवशोषित करता है। इसकी वजह से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटनाक्रम है और इससे निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास जरूरी हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा संधि UNFCCC इस दिशा में वैश्विक सहयोग की व्यवस्था है। भारत ने ये वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन वाले देशों में शीर्ष 10वां स्थान बनाए रखा है। पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन COP26 में नई प्रतिबद्धताएं तय की। इनमें वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, 2030 तक 50% ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा में सुनिश्चित करना, इस समय अवधि तक 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन 45% कम करना और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। भारत जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए समानता के मौलिक सिद्धांतों तथा साझा लेकिन अलग अलग दायित्वों और संबंधित क्षमताओं पर जोर देता रहा है। तापमान में बढ़ोतरी को पेरिस संधि द्वारा तय सीमा के भीतर रखने के लिए सीमाबद्ध वैश्विक संसाधन, वैश्विक कार्बन बजट में सभी देशों की समान पहुंच होनी चाहिए। सभी देशों को इस वैश्विक कार्बन बजट का उत्तरदायी उपयोग करते हुए इसमें अपने समुचित हिस्से के दायरे में रहना चाहिए। हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करने का ये एकमात्र उपाय है। एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर हैं और कार्यक्रम अभ्यास में डिजास्टर मैनेजमेंट विषय पर हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। तो मैं जो सबसे पहला सवाल आपके समक्ष लाने वाली हूँ वो है, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। आपदा शब्द को परिभाषित कीजिए तथा इसके वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। आपदा शब्द जो है, इसको हमारा जो आपदा प्रबंधन कानून 2005 में है उसमें बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। ये उस तरह की कैटास्ट्रोफिस, मिसहैप्स और मिसहैपनिंग्स हैं जिसमें नुकसान जीवन को, हमारी जो असेट्स हैं उनको और एनवायरनमेंट को इतना होता है कि वो हमारी क्षमता से बाहर चला जाता है। जी जी, वो परिस्थितियाँ, वो गतिविधियाँ या वो प्रक्रियाएं जिनके वजह से हमारे को कोई नुकसान की संभावनाएं होती हैं, जिसमें हमारे जीवन को नुकसान हो सकता है,
हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, हमारी आर्थिकी को नुकसान हो सकता है, हमारी क्षमताओं के बाहर, तो हम उसको आपदा कहते हैं। आपने दूसरा इसमें एक क्लासिफिकेशंस की बात क्लासिफिकेशन की। पूछा, जी। वर्गीकरण की बात। तो आपदाओं का वर्गीकरण विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। उसके विभिन्न आधार हो सकते हैं, जिस तरह के कारण हैं उसकी वजह से हम जो आपदाएं आती हैं उनके आधार पर कहते हैं। जी। उसमें जैसे हम कहते हैं कि जो भूभौतिकी कारणों से हो रहे हैं उनको हम जियोफिजिकल हैजर्ड्स कहते हैं। जी। इसी तरह से जो मौसमी प्रभाव से हो रहे हैं उनको हम मीटरोलॉजिकल हैजर्ड्स कह देते हैं, या जो जल व मौसम दोनों की वजह से हाइड्रोमीटरोलॉजिकल हैजर्ड्स कह देते हैं। इसी तरह से जो हमारे बायोस्फीयर में होते हैं, जो जीवाणुओं की वजह से होते हैं, या एनिमल लाइफ स्टॉक्स की वजह से होते हैं, या ह्यूमन जो भी है, तो वो बायोलॉजिकल डिसास्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और उस तीसरा इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है, केमिकल्स की वजह से, उसको हम केमिकल डिसास्टर्स जी जी बोलते हैं। जैसे इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में होने वाले को इंडस्ट्रियल डिसास्टर्स कहते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजिकल, और आजकल इंटरनेट का बहुत यूज हो रहा है, तो ये भी तो ये भी एक डिसास्टर इसमें भी होते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा जैसा कि हमारे एम्स में डाटा हैकिंग का हुआ, तो इसको हम साइबर डिसास्टर्स बोलते हैं। जी। तो इस तरह से जिन क्षेत्रों में, जिन स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में हमारे ब्रॉडली होते हैं, उनके आधार पर हम इन्हें वर्गीकरण कर देते हैं। दूसरा आधार हो सकता है कि प्राकृतिक या मानव जनित जी। या तकनीकी, वो भी एक आधार रहता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। जी। और अब अगला सवाल। मेरा नाम चंद्रकला चौहान है और मैं पड़पड़गंज में रहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है, कुल आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को परिभाषित करें और आपदा प्रबंधन चक्र के लिए इसकी प्रासंगिकता को देखें। आपदा प्रबंधन चक्र इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो अक्सर हमें एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम आपदाओं का प्रबंधन करने जा रहे हैं, जबकि हमारे आपदा प्रबंधन कानून में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमें प्रोएक्टिवली, इंटीग्रेटेड और मेन स्ट्रीम वे में आपदाओं का प्रबंधन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपदा हो या ना हो, हमें आपदाओं का आंकलन करना है और उनसे संबंधित जोखिमों को कम करना है, ताकि आपदाएं भी कम हो, उनके दुष्प्रभाव भी कम हो। तो आपदा प्रबंधन चक्र इसी परिस्थितियों का ध्यान मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बनाया कि आपदा से पूर्व भी हम आपदाओं का आंकलन करेंगे विभिन्न आधारों पर। वो हमारे हिस्टोरिकल आधार हो सकते हैं, वो हमारे साइंटिफिक आधार हो सकते हैं, वो हमारे सोशल आधार हो सकते हैं, जिससे हम निकालेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी किस तरह की आपदाएं कब कब हो सकती हैं और उनसे किस तरह की जोखिम है, तो उसको कैसे कम किया जाए। दूसरा है कि जब हमने ये जान लिया तो उसके लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि आपदा आएगी फिर हम कुछ करेंगे, तो हम उसको मॉनिटर करेंगे। हम रेगुलरली उसकी प्रिडिक्शन और मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग के लिए काम करेंगे। और तीसरा है कि कुछ आपदाएं जो हम पहले से जान रहे हैं, जिनके हम कारण दूर कर सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उनके प्रिवेंशन और मिटिगेशन के स्टेप्स लेंगे। फिर इसके अलावा हम जो करते हैं कि आपदा जो नहीं हम टाल सकते हैं, जो होनी ही है, न्यूनीकरण करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ उसका दुष्प्रभाव होगा, तो उसके लिए तैयारी करते हैं। हम उसको प्रिपेयर्डनेस फेज कहते हैं, पहले से ही प्रिपेयर्डनेस करेंगे। इसके बाद क्या है कि प्रिपेयर्डनेस में ना सिर्फ हम ये तैयारी करेंगे कि विभिन्न स्टेक होल्डर्स को क्या करना है, परंतु ये भी तैयारी करेंगे कि जब आपदा आएगी तो हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, तो उसके रिसोर्सेज क्या चाहिए। तो हम प्री पोजीशनिंग करेंगे, रिसोर्स एलोकेशंस करेंगे और रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस भी उसका पार्ट रहेगा। प्रिपेयर्डनेस में इसके अलावा हमें जागरूकता और लोगों का क्षमता वर्धन भी करना होता है। आपदा को जब हम आंकलन करते हैं, जिसमें आपने पहला पार्ट कहा कि आपदा को दोबारा से हम पूछ रहे हैं, तो उसकी विशेषता ये है कि जब आपदा का हम आंकलन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, जिसमें एक तो होता है जो नुकसान करने वाली गतिविधि है या प्रक्रिया है, वो उसको लेते हैं, उसकी कितनी क्षमता है, मार्ग क्षमता कितनी है उसकी नुकसान करने की। दूसरा होता है कि जो तत्व उसको एक्सपोज होते हैं, जो एलिमेंट्स, वो कितने वल्नरेबल, संवेदनशील कितना उनको नुकसान हो सकता है। विभिन्न आपदाओं से विभिन्न तत्वों को अलग अलग तरह का नुकसान होगा। तीसरा क्या है कि उनका एक्सपोजर कितना होगा, कि कितनी देर के लिए उसमें एक्सपोज रहेंगे। मोबाइल है उनको कम होगा, फिक्स है उनको हमें कंटिन्यूस होगा, और कितनी नज़दीकी से होगा, उस आपदा क्षेत्र में कितने ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, और वो तत्व उनकी वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में एज ए टेंजिबल और इनटेंजिबल वैल्यूज़। और चौथा जो पैरामीटर होता है वो होता है क्षमता का,
कि जो प्रभावित होने वाले तत्व हैं उनमें क्या क्षमताएं हैं, ओके। स्ट्रेंथ क्या है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड देखते हैं। परंतु जब हम ये तैयारी के बाद मैंने कहा कि जब हम व्यवस्थाएं बनाते हैं, क्षमता वर्धन करते हैं, तो हम इसमें प्रशिक्षण देते हैं जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कर रहा है। और इसके अलावा हम सभी तरह के प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़, प्लान्स, गाइडलाइंस इसके बारे में भी बताते हैं कैसे बनाने चाहिए और कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि लोग जो है हर काम को अच्छे से कर पाएँ। फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स करेंगे हम जब, तो हम जल्दी से जल्दी उससे उभरने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है उसके बीच में रिहैबिलिटेशन और पहले सबसे रिस्टोरेशन रिस्पॉन्स में रिलीफ देंगे, और इसके बाद रिहैबिलिटेशन के बाद हम रिकवरी के लिए कोशिश करेंगे। जो आपदा से पूर्व परिस्थिति थी उसमें हम कैसे आ पाए। जैसे आपने देखा कोविड-19 आया तो हमारे कुछ जो है सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित हुए, तो हमारे यहाँ से कुछ एड मैकेनिज्म रिलीफ दिया गया कि वो उभर पाएँ और वापस अपनी नॉर्मल परिस्थिति में आ पाए। और ये सारा जो चक्कर है, जब ये अलग अलग जो मैंने आपको कदम बताए, वो सब मिलकर एक आपदा चक्कर बनाते हैं। जी, जी। और हम अपने श्रोताओं को इस बीच ये बता दें कि ये कार्यक्रम आपके लिए है और आपकी सहभागिता, आपका पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। आपको बस हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर अपने मैसेजेस भेजने हैं और विषय से संबंधित सवाल भेजने हैं। जैसे हमारा अगला विषय होगा साइकोलॉजी का, तो आप उस पर हमें सवाल भेजें ताकि हम उसको इस कार्यक्रम के तहत ले सकें। और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। अभ्यास मतलब abhyas.airnews@gmail.com पर। तो हमें आपके सवालों का, आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। और इसी क्रम में हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो अगला सवाल। मैं हिमानी नई दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, आपदा के विकास के परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालें। नदी तटीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ क्या प्रबंधन होने चाहिए? आपदाओं का जो प्रभाव है ये तकरीबन हर भौगोलिक परिस्थितियों में हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में भी है, जो हमारे प्लेन एरियाज हैं उनमें भी है, और कोस्टल में भी है। परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ एडिशनल जो उसी भौगोलिक परिस्थिति में हो सकते हैं, वो भी आपदाएं होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आया इंडियन ओशन में, और उसमें लाखों लोगों की जान गई और तकरीबन 12-13 देश जो है वो प्रभावित हुए, जिसमें भारतवर्ष भी एक देश था जो प्रभावित बुरी तरह से हुआ। तो तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी आपदाएं, जैसे कि साइक्लोन, वो भी सिर्फ तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे हैं फ्लड्स, कोस्टल फ्लड्स, वो भी तटीय क्षेत्रों में होते हैं। जो सुनामी हमारा अर्थक्वेक से एक तो होता है जो 26 दिसंबर 2004 में हुआ था। इसके अलावा सुनामी हमारे भूस्खलन की वजह से भी होते हैं। जो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बड़ा भूस्खलन होने की संभावना होती है। भूस्खलन अक्सर लोग जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देखते हैं, हिमालय क्षेत्रों में देखते हैं, परंतु जो अंडर सी लैंडस्लाइड्स होते हैं या सबमराइन लैंडस्लाइड्स या कोस्टल लैंडस्लाइड्स, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उसकी वजह से भी बड़े सुनामी आ सकते हैं। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की, तो इन विभिन्न आपदाओं को सामूहिक तौर पर जोखिम प्रबंधन की कोशिश करते हैं। हम भू आपदा दृष्टिकोण से इसके प्रबंधन के लिए कोशिश करते रहते हैं जी। तो आपदा निवारण वो सब तैयारियां शामिल हैं जिसमें हम संरचनात्मक उपाय लेते हैं और असंरचनात्मक भी लेते हैं। संरचनात्मक हम उस तरह से लेते हैं कि हम आपदाओं को अपने से दूर कर पाएँ लोगों से, और दूसरा कि संरचनात्मक के लोग आपदाओं से दूर रहें। ठीक है। तो अगर दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे, इंटरफेस नहीं होगा, तो दुष्प्रभाव नहीं होगा, कम होगा। अच्छा। तो ये इस तरह से हम दोनों तरह से उपायों की कोशिश करते हैं ताकि आपदाओं का प्रभाव कम से कम किया जा सके। डॉक्टर सूर्यप्रकाश, हमारे पास सवाल और भी हैं, लेकिन मुझे कहीं किसी स्रोत से पता चला है कि आप कविताएं भी लिखते हैं। तो हर आदमी में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि पढ़ाई या फिर अपने करियर से कुछ अलग अपने आप को एनरिच करने के लिए होता है। तो आपकी कविताएं हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद हमारे श्रोता इंतज़ार करेंगे आपकी लिखी एक कविता का। तो ये जो सवाल है ये है, मैं अक्षय सिंह अमेठी से, आपदा तैयारी में शामिल प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। आपदा तैयारी में हमारे बहुत सारे मुद्दे आते हैं। एक तो हम लोग बहुत डायनेमिक हैं,
परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और कुछ तो नोन हैजर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है, कुछ अननोन रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो 9/11 जब जी 11 सितंबर 2001 में ट्विन टावर ट्रेजेडी यूएसए जी में हुई, जी तो वो एक ऐसा आपदा थी जो अमेरिकन सरकार को भी उस समय में मालूम नहीं था कि ऐसा भी हमारे देश में हो हो सकता सकता है। है बिल्कुल। इसी तरह से जो आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हम्म, आपदाएं आ रही हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो बिल्कुल रही हैं, अनएक्सपेक्टेड ये है। अनएक्सपेक्टेड है, अनसर्टेन है और हम्म, अनटाइमली भी होती हैं। जी तो इन सब की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी के लिए हम क्या करें? एक, हम्म, जो पता है उसकी हम भविष्यवाणी और चेतावनी तंत्र व्यवस्थाएं बनाते हैं, हम्म, और उसके अलावा उसमें कुछ ऐसी आपदाएं भी हैं जिनको हम पहले न्यूनीकरण कर सकते हैं, हम्म, या तो उनके मैग्नीट्यूड को या उनके प्रभाव को, या हम बिल्कुल दूर कर सकते हैं। जैसे भूस्खलन है, वो एक ऐसी आपदा है जिसमें 90% पोटेंशियल है कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके कारण हमें पता है। जी। और अब जैसा कि हमने इस सवाल से पहले अपने श्रोताओं को प्रॉमिस किया था कि आपकी लिखी कविता उन तक पहुंचाएंगे जो निश्चित तौर पर उन्हें मोटिवेट करेंगी। तो सर, क्या आपने रिसेंटली लिखा है जो हमारे दोस्तों को सुनाएंगे? बहुत सारी बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि आपदा प्रबंधन जब तक हर हम अपने सिटीजन को इन्वॉल्व नहीं करते और पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, तब तक हम आपदाओं को दूर नहीं कर सकते। तो इसी को लेके मैंने एक कविता लिखी थी, आओ आपदाएं भगाएं। हम्म, तो इसमें मैंने लिखा है कि आओ मिलकर हाथ बटाएं, आपदाओं को दूर भगाएं, सुरक्षा के लिए जन जागरूकता लाएं, विनाश से मुक्ति पाएं। जन जागरूकता इसका बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण पहलू है। हम्म। आओ आपदाएं भगाएं। तो पोएम का एक ही उद्देश्य था कि ये आपदा को किस तरीके से पर्यावरण के संतुलन में रह के सुरक्षा को सुनिश्चित करें, विकास असुरक्षित ना हो के जी हमारा सही होना चाहिए, उसमें किसी तरह से आपदाएं जनित ना हो, जी। आपदा को कम कर पाए। सर, अगर आप कोई फिल्मी गीत पसंद करते हो तो वो कौन सा होगा जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकते हैं? मैं कहना चाहूँगा हम होंगे कामयाब एक गीत है। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इस कविता और इस गीत के बाद आइए दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जो कि बहुत ही एनरिचिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, जो कि हमारे पास एक ऐसा विषय हमने आज लिया है डिजास्टर मैनेजमेंट का। उसमें आगे कुछ एक सवाल बचे हैं, और सर ये जो अगला सवाल है वो है, मेरा नाम लीना रावत है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपदा निवारण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि आज के वर्तमान के समय में हमारा बहुत सारा जो कार्यक्रम है इसी पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अब सबको अवेयर करते हैं। अवेयर, इन्फॉर्म्ड और सेंसिटाइजेशन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही अच्छी भूमिका रही है। अगर आप देखें कोविड-19 के दौरान हमने जन जन को जागरूक किया, तो सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारा इंटरनेट हो, चाहे हमारा जो है फॉर्मल मीडिया जो है ब्रॉडकास्ट मीडिया है, AIR हो, दूरदर्शन हो या और दूसरे चैनल्स हों, तो ये सब काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए हम सभी तक पहुंच भी पाते हैं और समय से पहुंच पाते हैं। सबसे बड़ा कि अगर हम फिजिकली किसी को अप्रोच करना चाहें तो उसमें हमें समय लग सकता है और सबको एक साथ पहुंचना वो भी मुश्किल हो सकता है। परंतु सूचना प्रौद्योगिकी हमें ऐसे माध्यम और ऐसी तकनीकें प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम पूरे जन समुदाय या जनता तक कुछ ही क्षणों में पहुंच सकते हैं और पूरे बचाव और तैयारी के उपाय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, चाहे वो हमारा चेतावनी और सुरक्षा प्रणाली का तंत्र हो या वो हमारी तैयारी का तंत्र हो। तो ये सारी बातें तो लगभग वही है जो हमारा अगला सवाल है वो इसी से संबंधित है, और वो है बचाव से संबंधित, कि बचाव के महत्व पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं और वो विभिन्न तरीके क्या है। तो आपने तो बहुत सारी बातें लगभग
इसी की है, तो बचाव में कुछ थोड़ा सा मैं और बताना चाहें? जी। हाईलाइट करना चाहूँगा कि लोगों को ये सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं कि हम क्या क्या करें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी क्या ना करें, क्योंकि विभिन्न आपदाओं में हमने अलग अलग जो है उपाय बता रखे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आग लगी तो आपको जो जलने वाले ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको दूर हटाना है, आग से बाहर निकल के आना है। धुएं की वजह से ज़्यादा डेथ होती हैं तो उसमें क्रॉल करके ज़मीन पे लेट के बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो या फिर धुआं आ गया है, टॉक्सिक गैस हो गई है, तो गीला तौलिया लगा के आप उसको एयर को थोड़ा सा पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे भूकंप आता है तो लोगों को एकदम से डर लगता है जब कंपन होती है, तो भवन अगर संवेदनशील हैं तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो ऐसे में लोग दब सकते हैं। तो ऐसे में अगर भवन में कौन से स्थान पर हमें जाना चाहिए, जैसे हम स्कूलों में अक्सर एक प्रशिक्षण देते हैं कि जब भी भूकंप की कंपन आए, अगर वो स्कूल का समय है तो आप अपने टेबल टॉप के नीचे चले जाइए और उसको अच्छे से मजबूती से पकड़ लीजिए। ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाली जो एक्सरसाइज हम बताते हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ में अलग अलग जो करना है और नहीं करना है, ये सब जानकारी डिफेंस में जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा बचाव होता है जो तकनीकी बचाव है, जिसमें हम जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह के स्ट्रक्चरल मेजर्स, इंजीनियरिंग मेजर्स ले सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स भी बनाए हुए हैं, कुछ कोड्स भी बनाए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे आप नया भवन बना रहे हैं तो नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया हुआ है, उसको डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आप आपदा रोधी भवन निर्माण कर सकते हैं, ताकि कम से कम आपके भवनों को या आपके संरचनाओं को नुकसान हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे ही डिसास्टर रेजिलिएंट बनाया जा सकता है। और हमारी सरकार ने इनफैक्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर एक कोalition फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, जिसमें अब यूएन का ये विंग हो गया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। जी। और अब इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल, आपदा प्रबंधन की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। सर, ये जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, सडन जो ये बदलाव आ जाता है, और सबसे बड़ी बात जो ये पैंडेमिक है, जो ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा, कुछ दिन के बाद ये आ जाता है उभर कर, तो इससे बचने के ये कैसे हैं, ये किस तरह की आपदा है? ये बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, बदलाव ना हो तो कुछ नहीं होता है। और ये बदलाव पृथ्वी के इतिहास को लूम है, जो 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है, और उसकी विभिन्न लेयर्स और सेडिमेंट्स को, रॉक्स को देखें, स्टडी करें तो आप केयरफुली आपको पता लगेगा कि इस तरह के जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के इतिहास में बहुत होते रहे हैं, पहले भी और आगे भी होते रहेंगे। ये बदलाव किस सीमा तक होते हैं और कितनी गति से होते हैं, इसका प्रभाव हम पर पड़ता है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। जब हमें पता है कि मौसम में अचानक और तेज़ी से बदलाव हो रहा है तो हमें उसके लिए अडेप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे लाइफस्टाइल्स में जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट्स बढ़ रहे हैं, और इसके साथ हमारे फ्लड्स हो रहे हैं, और फ्लड्स होने के साथ साथ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफॉल का हो रहा है, हमारे ड्राउट्स भी बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट फायर बढ़ रही हैं, तो चक्रवात की गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं, और ऐसे कई आपदाएं बढ़ रही हैं। तो उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है कि हम अपने लाइफस्टाइल्स को ऐसा अडॉप्ट करें कि हमें उनसे से कम नुकसान और हमारी वजह से ऐसी आपदाएं ना आए, तो आपदा रोधी विकास की तरफ हम अग्रसर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और पेंडेमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया आज की डेट में, और बहुत बड़ा काम हो रहा है। और हमारे यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक बड़ी स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर चालू करी, PM अभीम जी, जिसमें काफ़ी सारी योजनाएं और कार्यक्रम निकल के आ रहे हैं, जिनमें पेंडेमिक्स पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं और उनकी तैयारी के लिए। पेंडेमिक्स जैसी आपदाएं पहली बार नहीं आई हैं, पहले भी 1897 एपिडेमिक्स एक्ट आपने सुना होगा आई थी, और उसके पहले भी और बाद में भी आई हैं बहुत सारी, सार्स हुआ, एवियन फ्लू हुआ, काफ़ी हुई हैं। सबके लिए हमने तैयारियां की, परंतु ट्रांसबाउंड्री जो होती हैं उसमें हमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये नहीं पता लगता कि कौन कहाँ से आ रहा है और किस तरह की बीमारी हो रही हैं उसको, और उसकी जांच, स्वस्थ जांच की ज़रूरत है। हमारे देश में आए बाहर से लोग और कोविड हमारे देश में एंटर हो गया, तो उस समय में हमें कुछ व्यवस्थाएं, एक तो ट्रांसबाउंड्री पे, पॉइंट्स ऑफ एंट्री पे ध्यान देने की जरूरत है, स्वस्थ जांच की, कि कोई ऐसी आपदा लेके या पेंडेमिक जैसी डिजीज लेके, कोविड जैसी हमारे देश में ना एंटर कर पाए और हम उसके से प्रभावित ना हो पाए। दूसरा, जो हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन है उसकी भी स्वस्थ जांच रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की प्रोसेसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कोविड-19 के दौरान हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, और उनकी वजह से समय पर वैक्सीनेशन करने की वजह से कोविड-19 से हम अच्छे से निपट पाए।
दूसरा, हमने आपदा प्रबंधन कानून को भी जोड़ा कोविड-19 के दौरान, और उसकी वजह से भी हम काफ़ी ऐसी रेगुलेशंस ला पाए, रिस्ट्रिक्शंस लगा पाए, जिसकी वजह से ये कंटेनमेंट हो पाया या कंट्रोल हो पाया। तो ये जो विभिन्न पहलू हैं, इनको एकीकरण की दृष्टि से और मेन स्ट्रीमिंग की दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, और एक साथ मिलके हम सबको इसके लिए इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। वो एक इंग्लिश में कहते हैं ना कि नो वन इज़ प्रिपेयर्ड अनलेस एवरीवन इज़ प्रिपेयर्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक और चेकोस्लोवाकियन प्रोवर्ब, मिसफॉर्च्यून्स एंटर व्हेन विंडो इज लेफ्ट ओपन टू देम। मतलब हम ही कहीं कोई रास्ता आपदाओं को देते हैं, और अगर हम मजबूत रहेंगे और आपदाओं को अवसर नहीं देंगे तो फिर हम भी प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। जी, बहुत खूब। और सवालों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों, लेकिन हम सुनते हैं फैक्ट फाइल, और इस बार का विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डांसेस ऑफ इंडिया। भारत में नृत्य रूपों को शास्त्रीय और लोक नृत्य नामक 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत प्राचीन काल से भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों को एक अनुशासन और कला के माध्यम से खुद को भगवान को समर्पित करने का एक तरीका माना जाता है। भारत में कई नृत्य हैं जो देश के हर राज्य से आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों के केवल 8 रूप हैं। वे भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम भारत का पहला पारंपरिक नृत्य है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में सदियों की अवधि में विकसित हुआ। गरबा गुजरात से आता है, जो देवी दुर्गा को समर्पित एक पारंपरिक नृत्य है। रौफ जम्मू और कश्मीर का सुखदायक नृत्य है। राजस्थान के घूमर में पेचीदा सर्कुलर मूवमेंट शामिल होती हैं। असम से बिहू लोक नृत्य बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। लावणी महाराष्ट्र का एक नृत्य रूप है। फैक्ट फाइल के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं, लेकिन कार्यक्रम हमारा अब यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम आपसे लेंगे इजाज़त। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। अब हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं दोनों को दीजिए इजाज़त। अगला विषय हमारा साइकोलॉजी, और इस विषय पर आप अपने सवाल हमें जल्द से जल्द भेजें। मैं भी अपनी तरफ से आपका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस विषय को स्थान दिया जी। और अवसर दिया हमारे विचार सबके साथ साझा करने के लिए। जी, बहुत बहुत